सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। सलाम हो सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके आले पाक पर। वेलकम करता हूं आपको आपके अपने चैनल एग्रो कंसल्टेंट जहाँ में। दोस्तों, कुछ सवालात हैं जिसकी वजह से दोस्त बहुत परेशान है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन सी फास्फोरस हमारी ज़मीनों के लिए बेहतर है। कहीं पक्के वाट के रकबे हैं, कहीं रेतले रकबे हैं, कहीं कलराटे रकबे हैं। रकबे की नोयत और तरीका काश्त मुख्तलिफ है। कहीं गपछट से काश्त की जा रही है, कहीं बत्तर पर काश्त की जा रही है, कहीं जीरो ड्रिल पर काश्त की जा रही है, कहीं रबी ड्रिल के साथ काश्त की जा रही है। तरीका काश्त मुख्तलिफ है, वक्त काश्त मुख्तलिफ है, खादों का इंतखाब मुख्तलिफ है। एक कम्प्लेक्स सिचुएशन है जिसकी वजह से जिम्मेदार दोस्त परेशान हो जाते हैं। आने वाले नए दोस्तों से सबसे पहले तो गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। मैं आज आपको फास्फोरसी खादों में से सबसे बेहतरीन खाद के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज आपको बताने जा रहा हूँ कि आपके रकबे के लिए कौन सी खाद बेहतर है, कब बेहतर है, क्यों बेहतर है। सारे फैक्ट्स आपको बताऊंगा। थोड़ा सा टाइम लूंगा आपका, क्योंकि आज मेरी वीडियो थोड़ी सी तवील हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि ये सारी बातें आपको क्लियर करके आज क्लोज करूं, ये मसला आज हल करके मैं आगे चलूं। याद रखिएगा कि फास्फोरसी खादों में डीएपी, नाइट्रोफास, जरखेज प्लस, जरखेज खास, एसएसपी, बीओपी, ये वो खादें हैं जो हम बेसल डोज में इस्तेमाल करते हैं। और वाटर सॉल्युबल खादें या पानी में हाल पदीर वो फास्फोरसी खादें हैं जो हम पानी के साथ फर्टिगेट करते हैं। पहले तो खादों की फितरत का पता होना चाहिए, इनकी नोयत का पता होना चाहिए, ताकि आपका इल्म बढ़ सके और अगर आपको कोई परेशान करे तो आप उसकी बातों को सुनकर परेशान ना हो। याद रखिएगा, बेसल डोज में जो आप खादे देते हैं, ये मैं डीएपी से बात शुरू कर रहा हूँ। डीएपी से ले ले नाइट्रोफास, जरखेज, एसएसपी, बीओपी, ये खादे मैं हमेशा बेसल डोज में रिकमेंड करता हूँ। बेसल डोज का मतलब होता है ज़मीन की तैयारी में आप ये खादे दे सकते हैं। अब इन खादों के कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो परेशान कौन है। सबसे पहले तो इनका यह मसला है कि 80% ये खादें फिक्स हो जाती हैं। फास्फोरसी खादों की फिक्सेशन या मुंजमद हो जाना ज़मीन के अंदर एक आलमी फैक्ट है, एक मुसलमा हकीकत है। आपको पता होना चाहिए कि आप जितनी भी बेसल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं, एसएसपी हो, जरखेज प्लस हो, जरखेज खास हो, नाइट्रोफास हो, डीएपी हो, बीओपी हो, ये जितनी भी खादें आप इस्तेमाल करते हैं या इस तरह की कोई भी और खाद जो बेसल डोज में आप इस्तेमाल करते हैं, इन खादों का सिर्फ 20% आपकी फसल को मिलता है और 80% खादें ज़मीन के अंदर फिक्स हो जाती हैं। ये वो मसला है जो आज से 20 साल पहले उजागर हुआ। बात शुरू हुई थी ह्यूमिक एसिड से। सबसे पहले पाकिस्तान में ह्यूमिक एसिड लॉन्च किया गया। वो ह्यूमिक एसिड इसलिए लॉन्च किया गया था कि वो इन फास्फोरसी खादों की हाल पजीरी को बढ़ाएगा। ज़मीन के अंदर नामियाती मादा जब भी बढ़ता है, फास्फोरस की फिक्सेशन कम हो जाती है। उसके बाद और हमारे पास कई ऑप्शन आए, कंपोस्ट आया, बीओपी की एक शक्ल मुतारफ कराई गई और क्लेम किया गया कि बीओपी में काफ़ी हद तक फास्फोरस फिक्सेशन को हम मैनेज कर लेते हैं। दूसरा मसला क्या है कि फास्फोरस जिधर दाना पड़ा होता है उधर ही पड़ा रहता है, ये चल कर पौधे तक नहीं पहुंचता। ये जिधर पड़ा रहेगा उधर ही पड़ा रहेगा। वहां तक अगर पौधे की जड़ आ गई तो ये फास्फोरस इस्तेमाल हो जाएगी, अगर वहां तक पौधे की जड़ ना आई तो ये फास्फोरस ज़मीन के अंदर ही पड़ी रहेगी। यही वजह है कि बेसल खादों का ये अलमिया है कि इनकी पौधे को अवेलेबिलिटी उसी सूरत ही होती है जब पौधे की जड़ें इस खाद तक पहुंचती हैं। अगर पौधे की जड़ें इस खाद तक ना पहुंचे तो ये आपकी फसल को ज़्यादा मिलती नहीं है। तीसरी बात, दो चीज़ें होगी कि 80% फिक्स होती हैं, जिधर गिर जाती हैं फास्फोरसी खादें उधर ही पड़ी रहती हैं। ये बेसल डोज की खादों की बात कर रहा हूँ। तीसरी बात, ये खादें आपकी फसल को फौरी नहीं मिलती, स्लो रिलीज खादें हैं। इन्हें हम बोलते हैं स्लो रिलीज। आज मैं कोशिश करूंगा बड़े आसान तरीके से इन खादों के ड्रॉबैक्स आपको बता सकूं कि हम क्यों फास्फोरसी खादों को वाटर सॉल्युबल हालत में देने की रिकमेंडेशन देते हैं और क्यों हमारे जिम्मेदार अच्छी पैदावार ले रहे हैं, क्यों हमारे जिम्मेदारों की प्रोडक्शन बढ़ रही है। अब ये स्लो रिलीज खादें हैं। आप अगर डीएपी, एसएसपी, बीओपी, कोई भी जरखेज प्लस या कोई भी खाद इस्तेमाल करते हैं तो इसकी स्लो रिलीज होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये आपकी फसल को मोबिलाइज या सॉल्युबलाइज होकर मिलती हैं। ये खादें अगर जनरल बात की जाए तो तकरीबन 3 हफ्ते के बाद आपकी फसल को मिलना शुरू होती हैं। हमने ज़मीन की तैयारी में ये खादें इसलिए दी हैं क्योंकि ये स्लो रिलीज है, इसीलिए ये ज़मीन की तैयारी में रिकमेंड की जाती हैं क्योंकि ये स्लो रिलीज है और फसलों को खादों की ज़रूरत पड़ती है तकरीबन 3 से 4 हफ्ते के बाद। तो ये बेसल डोज में जो आप खादें दे रहे होते हैं ये आपकी फसल को 18, 19, 20 दिन के बाद मिलना शुरू होती हैं। ये इससे पहले आपकी फसल को मिलती भी नहीं है।
फौरी अवेलेबल नहीं है, ये स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है। इसके बाद इन खादों का और बड़ा मसला है कि बहुत सारी खादें इनमें असासी नोयत की हैं, जिसमें टॉप कैटेगरी डीएपी की है। डीएपी का एक बड़ा फैक्टर है कि ये स्लो रिलीज भी है, 80% फिक्स भी होती है, लेकिन ये असासी नोयत की भी है। तो हम कोशिश करते हैं कि कदरे तजाबी नोयत की खादें ज़मीन की तैयारी में रिकमेंड करें। इस सिलसिले में एसएसबी की रिकमेंडेशन आ जाती है, बीओपी की रिकमेंडेशन आ जाती है, नाइट्रोफास की रिकमेंडेशन आ जाती है। ये खादें कदरे तजाबी नोयत की हैं, डीएपी से तो ये बेहतर है। अच्छा, ये खादें कदरे तजाबी नोयत की होने की वजह से हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे पैदावारी प्रोग्राम में एसएसपी की बात की जाती है, बीओपी की बात की जाती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे रकबे हैं जिसमें हमें नाइट्रोफास की रिकमेंडेशन देना पड़ती है। जैसे धान के रकबे में हम नाइट्रोफास और ज़खेत खास या ज़खेत प्लस की रिकमेंडेशन देते हैं। अब इन खादों के देखिए ड्रॉबैक्स भी हैं, मैंने बड़ी डिटेल से आपको बता दिया है। स्लो रिलीज भी हैं, 80% तक फिक्स हो जाती हैं। डीएपी खास तौर पर असासी नोयत की है, हम पसंद भी नहीं करते। इसमें नुकसान आपका बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि 80% खाद का फिक्स हो जाना एक बहुत बड़ा अलमिया है। और ये खादें सिर्फ एग्रो कंसल्टेंट ज़िया के कहने से फिक्स नहीं होती हैं। ये खादें सिर्फ पाकिस्तान में फिक्स नहीं होती हैं, अमेरिका में भी फिक्स होती हैं, चाइना में भी फिक्स होती हैं, यूरोप में भी फिक्स होती हैं। वो इन खादों की असलियत को जान चुके हैं। यही वजह है कि तरक्की याफ्ता ममालिक में बेसल डोज में डीएपी की रिकमेंडेशन दी ही नहीं जाती, सिरे से डीएपी की रिकमेंडेशन दी ही नहीं जाती। तरक्की याफ्ता ममालिक में वाटर सॉल्युबल खादों की रिकमेंडेशन दी जाती है। वो बजाय की खादों पे एसएसपी रिकमेंड करते हैं, अच्छी क्वालिटी के एसएसपी रिकमेंड करते हैं, अच्छी क्वालिटी की रॉक फॉस्फेट रिकमेंड करते हैं। आप यूरोप में जाकर देखिएगा या गूगल पे सर्च कीजिएगा, अपने तौर पर सर्च कीजिएगा, ये दुनिया खुली किताब की तरह है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हम आपको बताएंगे तो उसके बारे में आपसे छुपी रहेगी वो बात। आप पूरी दुनिया को गूगल करके देख लें। सादा सी बात कर रहा हूँ, साइंटिफिक पेपर आप ना ढूंढे, गूगल पे जाके देख लें। साइंटिफिक जरीदे तो हम देखते रहते हैं, लेकिन आपको जनरल बात बता रहा हूँ। आप गूगल करके देखें, रॉक फॉस्फेट इस्तेमाल की जाती है, फास्फोरिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है। यानी वो रॉक फॉस्फेट देकर जब पानी देते हैं तो फास्फोरिक एसिड देते हैं, फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया देते हैं। रॉक फॉस्फेट और एसएसपी की रिकमेंडेशन दी जाती है। बीओपी भी बहुत कम इस्तेमाल होती है आलमी लेवल पे। एसएसपी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली बेसल फर्टिलाइजर है। डीएपी का दूर दूर तक कहीं भी चैप्टर नहीं है। ये अगर यूरोप में इस्तेमाल होती है तो ज़हन में रखिएगा, उन रकबों में इस्तेमाल होगी जो तजाबी नोयत के हैं। यूरोप के अंदर बहुत सारे रकबे तजाबी नोयत के हैं, बहुत कम लोग हैं वहां पर डीएपी इस्तेमाल करते हैं, हालांकि ये उनकी जमीनों के लिए बेहतरीन है। अब मैं बड़ा सवाल उठा रहा हूं आपके सामने कि यूरोप में तजाबी नोयत के रकबे हैं, उनकी पीएच बहुत कम है, वो असासी नोयत की खादें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो डीएपी इस्तेमाल नहीं करते। डीएपी मैं समझता हूँ कैसी मनहूस खाद है कि ये उन रकबों में भी वो लोग इस्तेमाल नहीं करते जिनके लिए ये रिकमेंडेड है। हमारी तो बहुत दूर की बात है। वो भी फास्फोरिक एसिड की तरफ चले जाते हैं, वो भी एसएसपी और रॉक फॉस्फेट की तरफ जाते हैं। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, इन चीज़ों को देख लें आप। अब हमने अपने रकबों में बवक्त ज़रूरत मजबूरी के ताबे बेसल फर्टिलाइजर में कदरे तजाबी नोयत की खादों की रिकमेंडेशन आलमी मेयार के मुताबिक आपको सिफारिश की। ये हम क्यों रिकमेंड करते हैं बेसल फर्टिलाइजर? पौधे को तो ज़रूरत ही नहीं होती, दाना तो जब उगता है तो उसको इतनी ज़रूरत होती ही नहीं है। 2-3 हफ्ते तक तो वो अपनी ज़रूरियात के लिए खादों का मुहताज ही नहीं होता। ज़मीन के अंदर भी कुछ खादें पड़ी होती हैं। बेसिकली ये खादें ज़मीन की जरखेज़ी को बढ़ाती हैं, बेसल फर्टिलाइजर। और कोई हो सकता है कि हम पानी ना दे सकें 21 दिन पे, हो सकता है कि बारिश ना हो सकता है कि ऐसी कैफियत पैदा हो जाए कि हम एक महीना पानी ना दे सकें। तो बेसल फर्टिलाइजर इसलिए रिकमेंड की जाती है कि ज़मीन की जरखेज़ी का लेवल मेंटेन रहे, कोई अनहोनी सिचुएशन पैदा ना हो जाए, इसलिए बेसल फर्टिलाइजर दी जाती है। और ज़मीन की जरखेज़ी को कायम रखने के लिए दी जाती है। इनका मकसद क्या है? इनका मकसद है ज़मीन की फर्टिलिटी को मेंटेन रखना। ये ज़मीन की फर्टिलिटी को मेंटेन रखने के लिए ये खादें रिकमेंड की जाती हैं, बेसल फर्टिलाइजर। लेकिन दुनिया क्या करती है? दुनिया इन खादों की अफादियत को बढ़ाने के लिए 2 काम करती है। एक फास्फोरिक एसिड का इस्तेमाल करती है, एक नामियाती मादा ज़्यादा ज़मीन में ऐड करती है, जैसे वर्मी कंपोस्ट है। जैसे पाकिस्तान में आर्जीवेट मिलेगा, वर्मी कंपोस्ट मिलेगा, ह्यूमिक एसिड मिलेगा, गोबर है, रूढ़ी है, पोल्ट्री मनोर है। जो तरक्की याफ्ता मुमालिक है वो ज़्यादा से ज़्यादा ये इस्तेमाल करते हैं। ये खादें जो बेसल फर्टिलाइजर में हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं, ये उस वक्त तक आपके लिए मुफीद नहीं है जब तक आपकी ज़मीन के अंदर गोबर, पोल्ट्री मनोर या नामियाती मादा ज़्यादा नहीं होगा।
क्योंकि इन खादों को पहिया लगाना पड़ता है। ये वो गाड़ी है जो पहिए के बगैर नहीं चलती। इसकी दो ज़रूरतें इजाफी हो जाती हैं। एक तो ज़मीन की पीएच आपको कम करना पड़ती है, नामियाती मादा बढ़ाना पड़ता है। ऑटोमेटिकली नामियाती मादा बढ़ता है तो ज़मीन की पीएच कम होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इन खादों का इस्तेमाल बढ़ जाता है। लेकिन ये ज़हन में रखिएगा 20% से ज़्यादा फिर भी नहीं बढ़ता। ये 80% फिक्स होती ही होती हैं, यानी आइडियल ज़मीनों में ये 80% फिक्स हो जाती हैं, इसलिए ये ज़्यादा पसंदीदा खादें नहीं है। अब आ जाती है बात, पक्के रकबे की ज़मीन है, रेतले रकबे की ज़मीन है, कलराठे रकबे की ज़मीन है। पक्के रकबे के वार्ड के लिए और कलराठे रकबे के लिए आपको एसएसपी इस्तेमाल करनी चाहिए। एसएसपी बेहतरीन खाद है, बीओपी बेहतरीन खाद है। आपके रकबे की नोयत अगर पक्के वार्ड की है या कलराठे रकबे की नोयत है तो आप एसएसपी और बीओपी का इस्तेमाल करें। मैंने अपने रकबे में ज़रगेज़ प्लस और नाइट्रोफास का इस्तेमाल किया है। हालांकि मेरा रकबा रेतला है, लेकिन इसके साथ मैंने वर्मी कंपोस्ट के 6 बैग भी इस्तेमाल किए, क्योंकि इन खादों को अकेले फेंक देंगे तो फ़ायदा नहीं होगा, आपको इनके साथ ऑर्गेनिक मैटर देना पड़ेगा। अच्छा, फिर इसके बाद आ जाता है फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। जब तक आप फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया नहीं देंगे, ये खादें बिल्कुल आपके लिए मुफीद नहीं होंगी, 80% खादें ज़ाया हो जाएंगी। फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया इन खादों के जितने भी फास्फेट मॉलिक्यूल हैं उनको सॉल्युबलाइज करके पौधे को फराहमी को यकीनी बनाती हैं। जड़ का जाला बढ़ता है, जैसे जड़ का जाला बढ़ता है जड़ें फैल जाती हैं, चादर ज़्यादा रकबे पे फैल जाती है। कहते हैं चादर दे के पाँव फैलाओ, एक बड़ी कहावत है। तो पौधे की जड़ें जब छोटी होती हैं तो ये खादें पौधे को पूरी तरह नहीं मिलती। जब हम इसमें बायो फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं जड़ का जाला बढ़ता है, नामियाती मादा इस्तेमाल करते हैं जड़ का जाला बढ़ता है, जड़ का जाला बढ़ता है तो इन खादों का इस्तेमाल पौधे को ज़्यादा मिलना शुरू हो जाता है। अब आ जाती है वाटर सॉल्युबल खादों की बात, फास्फोरस की। पहले दूसरे तीसरे पानी पे जब आप पानी देते हैं तो वहाँ दोस्तों का सवाल होता है हम कौन सी खादें दें। कुछ दोस्त कहते हैं कि हम डीएपी का छट्टा कर दें, कुछ दोस्त कहते हैं हम नाइट्रोफास का छट्टा कर दें, कुछ दोस्त कहते हैं कि हम एसएसपी दे सकते हैं, कुछ दोस्त कहते हैं कि हम बीओपी दे सकते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये खादें सिर्फ और सिर्फ ज़मीन की तैयारी में दे सकते हैं, इसके बाद आप ये खादें ना दें। मेरी बात क्लियर से सुन लें, ये खादें सिर्फ ज़मीन की तैयारी में दे सकते हैं आप, बशर्ते के ज़मीन की तैयारी में भी देने के लिए 2 शर्तें हैं। जैसे किसी लड़की का निकाह करना हो ना तो उसके लिए 2 गवाह होना शर्त है, वरना वो रिश्ता निकाह में नहीं बन सकता। ऐसे ही ज़मीन की तैयारी में अगर आप ये खादें देते हैं तो फिर 2 शर्तें हैं, अदरवाइज ये फिर इनके साथ आपका भरम नहीं निभेगा। और वो 2 शर्तें क्या हैं, एक फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया और एक नामियाती मादा। गोबर, वर्मी कंपोस्ट, आर्गीविट, ये चीज़ें आपको इस्तेमाल करना पड़ेंगी, वरना बेसल डोज में भी आप ये खादें दे देंगे तो आपके लिए ये इतनी फ़ायदेमंद नहीं होंगी। कुछ दोस्त क्या करते हैं, डीएपी के साथ ज़मीन की तैयारी करके फसल लगाई, फसल बड़ी जानदार उठी, स्याह रंग फसल का सरसब्ज, कहते हैं यार डीएपी बड़ी कमाल की खाद है। आप इस तरह करें, डीएपी को छोड़ दें, आधी बोरी यूरिया डाल के अपनी गंदम की काश्त करें। मुझे बताइएगा गंदम कितनी सरसब्ज होती है। भाई मेरे डीएपी के अंदर जो अमोनिया होती है ना, डाई अमोनियम फास्फेट है, ये वो अमोनिया आपकी फसल को सरसब्ज करती है, फास्फोरस सरसब्ज नहीं कर रही होती, ये ज़हन में रखें। ये मत सोचा करें कि डीएपी दिया तो बड़ी फसल सरसब्ज होगी है। वही लोग जो एसएसपी देते हैं तो फसल सरसब्ज नहीं होती क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन नहीं होती। फिर हम क्या करते हैं या कंपनियां क्या करती हैं, कंपनीज कहती हैं कि आप एसएसपी जब इस्तेमाल करें तो आधा गट्टू यूरिया का भी साथ दें, बीओपी वाले भी कहते हैं आधा गट्टू यूरिया का दें। हालांकि होती तो उसमें भी फास्फोरस है, लेकिन वो आपकी फसल में रंग नहीं ला रही होती, रंग नहीं भर रही होती। रंग भरने के लिए पर आपको आधा गट्टू यूरिया का रिकमेंड किया जाता है। ये वो फैक्ट्स है जिन पे गौर करें। अब आ जाता है पहला पानी, दूसरा पानी, तीसरा पानी, चौथा पानी। कोई भी फसल हो, गंदम की खास बात मैं नहीं कर रहा, कोई भी फसल हो, और स्पेशली गंदम के लिए आप गोब तक वाटर सॉल्युबल खादें इस्तेमाल करें। बेहतरीन खादें हैं, पानी में 100% आलपदीर है, पौधे की जड़ें बन चुकी होती हैं, पौधा इन खादों को ज़्यादा से ज़्यादा जज़ब करने की सलाहियत रखता है। ये खादें आपको बेहतर रिजल्ट देती हैं, तजाबी नोयत की होती हैं, ज़मीन में फिक्सेशन का चांस कम होता है। और आ जाकर बात, ये जितना भी आसमान है, ये खादों का समझे आसमान है, ये एक छत है जिसने आपको पैदावार देनी है। ये छत का एक ही सुतून है, एक ही पिलर है जिसके ऊपर ये छत कायम व दायम है, और वो है फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। भले वाटर सॉल्युबल खादें दें, भले बेसल डोज में ये खादें इस्तेमाल करें, आपको अगर फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया का शऊर नहीं है तो ये खादें आपको फ़ायदा नहीं देंगी। आपको पता होना चाहिए
आपको इतना फहम होना चाहिए, इतना इल्म होना चाहिए कि फास्फोरसी खादों का ड्राइवर जो होता है, इनका ड्राइवर है फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। जब तक ये ड्राइवर आप नहीं देंगे उस वक्त तक आपकी खादें आपको अच्छे नतीजे नहीं देंगी। अब मेरे जिम्मेदार ज़्यादा पैदावार क्यों ले रहे हैं? मेरे जिम्मेदार दोस्त ज़्यादा पैदावार इसलिए ले रहे हैं, एक तो मैं हमेशा उनको रिकमेंड करता हूं कि आप नामियाती मादा ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। नंबर 2 मैं उनको रिकमेंड करता हूं कि आप फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया इस्तेमाल करें। रेजोफास मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं मोस्टली इस्तेमाल करते हैं, बड़े शानदार नतीजे लेते हैं। मैंने आज कुछ धान के नतीजे भी शेयर किए हैं। गंदम में भी मैं गाहे बगाहे आपको बताता रहता हूँ कि 80-85 मन 87 मन तक मेरे जिम्मेदार रिकॉर्ड पैदावार ले चुके हैं इन्हीं खादों के साथ। वाटर सॉल्युबल खादें इस्तेमाल करते हैं। मेरा कोई भी जिम्मेदार ऐसा नहीं है जो वाटर सॉल्युबल खादें इस्तेमाल ना करे। आप 1 एकड़ पर वाटर सॉल्युबल खादें इस्तेमाल करें, आपको नतीजे मिलेंगे। आपको फैक्ट्स की बेस पे बात की जा रही है मेरे दोस्तों। हम जब यहाँ पर कोई बात कर रहे होते हैं तो हमें एक चैलेंज का भी सामना होता है। हम यहाँ पर ऐसी बात नहीं करते कि किसी को ये मौका मिले कि वो हमें चैलेंज कर दे कि एग्रो कंसल्टेंट ज़िया की ये बात गलत है। दोस्तों, बड़े सालों से आपके साथ हमारा एक रिश्ता है, बहुत अरसे से हम आप दोस्तों के साथ इस सोशल मीडिया पर बातें कर रहे हैं, आपको रिकमेंडेशंस दे रहे हैं। किसी एक यूट्यूब चैनल को उठा लें, किसी एक ज़राई माहिर को उठा लें, किसी एक बंदे को उठा लें जिसने आज तक हमारे खाद के प्लान को चैलेंज किया हो। मुझे बताएं कि कोई बंदा मेरे इस खाद के प्लान को चैलेंज कर रहा हो कि भाई ये प्लान गलत है। कोई ज़राई एक्सपर्ट, कोई ज़राई माहिर कह ही नहीं सकता कि वाटर सॉल्युबल खादें इस्तेमाल ना करें। कोई ज़राई माहिर आपको कह ही नहीं सकता कि वाटर सॉल्युबल खादें इस्तेमाल ना करें। सवाल ही नहीं पैदा होता। ज़राअत की दुनिया में ज़राई माहिरीन की नज़र में आपकी फसलों के लिए जो सबसे बेहतरीन फास्फोरस है वो पानी में हाल पजीर फास्फोरस है। बात आ जाती है कि 1 नंबर होनी चाहिए। वो लोग नाकाम हो जाते हैं जो इंपोर्टेड खादें खरीद लेते हैं, बाद दफ़ा 2 नंबर आ जाती हैं। सर्टिफाइड सोर्स से अच्छी खाद लें, आप P44 ले लें, ये P44 है, P14 लिखा गया था। आप P44 ले लें, 1261 ले लें। पहले जोरावर हमारे मुल्क में मिलती थी, आजकल उसकी ज़रा शॉर्टेज है। जोरावर बड़ी ज़बरदस्त खाद है, तजाबी नोयत की खाद है और दानेदार सिचुएशन है उसकी, छटा कर सकते हैं उसका हम। इसी तरह FMC के पास बेहतरीन दानेदार खाद है फास्फोरस की, लेकिन वो थोड़ी सी अभी महंगी है, हम इसलिए उसकी रिकमेंडेशन ज़रा अवॉइड कर रहे हैं। स्ट्रक्चर एक रिकमेंड किया जा रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर ज़मीन की तैयारी में नहीं दे सकते। यहाँ पर कुछ ऐसी रिकमेंडेशन हमें मिलती हैं, कुछ ऐसे दोस्त हमें बताते हैं कि स्ट्रक्चर रिकमेंड किया गया जी आप इस्तेमाल कर लें इस्तेमाल, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये ध्यान में रखें कि स्ट्रक्चर को उसके अफादियत के मुताबिक इस्तेमाल करें। ये मत समझें कि DAP का एक थैला स्ट्रक्चर की 1 केन के बराबर होगा, ऐसा नहीं होगा। DAP के 1 थैले के बराबर अगर कोई स्ट्रक्चर आपको रिकमेंड कर रहा है तो गलत बात है। अच्छा, एक और भी बड़ी सेल काल मार्केट में सुनने को मिली है, आर्जीवेट दे दें जी 1 थैला, DAP को भूल जाएं, गलत बात है। अच्छा, कुछ दोस्त कहते हैं कि कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल कर लें, खादों को छोड़ दें, बिल्कुल गलत बात है। वर्मी कंपोस्ट उसके अंदर इतनी फास्फोरस नहीं है, आपकी फसल की जरूरियात पूरी नहीं कर सकती। वर्मी कंपोस्ट को ऑर्गेनिक मैटर के तौर पर इस्तेमाल करें। इन सारी खादों में से सबसे ज्यादा जो बुरी नोयत की खाद है वो DAP है। सबसे ज्यादा जिसके कम नंबर है वो DAP है। एक तो बिल्कुल ही असासी नोयत की है। अगर नंबर वाइज देखा जाए कि सबसे बेहतरीन खाद कौन सी है, सबसे बेहतरीन खाद वाटर सॉल्युबल खाद है। वाटर सॉल्युबल खाद है, P44 है, P44 है, 1261 है, बेहतरीन खाद है। जमीन की तैयारी के लिए सबसे बेहतरीन खाद SSP है, 1 नंबर हो। नंबर 2 पे फिर BOP आ जाती है। BOP और SSP दोनों एक नोयत की खादें हैं, ये ज़हन में रखिएगा, दोनों का एक ही कैटेगरी है। BOP कदरे बेहतर है, लेकिन BOP में अभी हमारे मुल्क में एक मसला आ रहा है कि हर बंदे ने BOP का प्लांट लगा लिया है, 2 नंबर भी पैकिंग बहुत हो रही है। लिहाजा BOP के बारे में हम सिर्फ सर्टिफाइड BOP ही रिकमेंड करते हैं। हमने उसमें 10 कंपनीज या 12 कंपनीज का आपको बताया हुआ है कि इन कंपनीज की खाद अच्छी है, लिटरेचर भी दिया हुआ है, आपको गाहे बगाहे गाइड भी करते हैं। NP की बात कर लें, नाइट्रोफास की तो बड़ी ज़्यादा खाद 2 नंबर बन रही है, तो नाइट्रोफास भी डरते डरते रिकमेंड करते हैं। आपको पता है मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी फॉलोअर हैं, मैं उनको कहता हूँ कि NP आपने किसी अच्छी कंपनी की लेनी है। अब ये ज़हन में रखिएगा कि ठप्पा एंग्रो का लगा होता है, ठप्पा फातिमा फर्टिलाइजर का लगा होता है, लेकिन अंदर खाद लोकल बनी होती है, वो उन कंपनीज की खाद होती नहीं है।
अब एक नंबर खाद की पहचान क्या है? कैसे आप पहचान सकते हैं कि ये एक नंबर खाद है? यार मेरे जिम्मेदार भाई हैं आप, मेरे दोस्त हैं, हर बंदे ने लेबॉर्ट्रियाँ तो नहीं खोल के बैठा हुआ, और हम रहते भी मुसलमानों के देश में। तकलीफ से ये बात कहनी पड़ती है कि जितनी हम बेईमानी की तरफ चले गए हैं, खुदा की कसम दुनिया में शायद ही कोई कौम इतनी बेईमान रह गई हो। किसी वक्त हमारा एक फ़ख्र से सर बुलंद रहता था कि हम ईमानदार लोग हैं, हमारे नबी ने हमारी तरबियत की हुई है। आज अफसोस के साथ ये कहूँगा, हम अपने नबी को भी भूल गए, अपने खुदा को भी भूल गए, हमारी तरबियत में कमी हो गई है, हम बेईमानी की तरफ आ गए। अगर आपने डीलर से खाद ली है, एक बात उसे कर दे। मेरी आदत है कि मैं हमेशा खाद का टेस्ट करवा लेता हूँ, उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। उसे बता दें कि मैंने खाद का टेस्ट करवाना है, खाद एक नंबर होनी चाहिए, अगर 2 नंबर हुई तो मैं वापस कर दूंगा। डेफिनेटली आपको 1 नंबर खाद देगा, कोशिश करेगा आपको 1 नंबर खाद देने की। डीलर को बता दें कि भाई मैं टेस्ट लाजमी करवाता हूँ, आप भले ना करवाएं, लेकिन एटलीस्ट वो थोड़ा सा डर जरूर जाएगा। अब चंद सवाल ऐसे हैं जो जिम्मेदार दोस्तों की तरफ से मुझे सुनने को मिले। मेरे बड़े बड़े फार्मर हैं, हज़ार एकड़ के फार्मर हैं, जब हम उनको रिकमेंडेशन देते हैं वो कहते हैं जी हमारा मैनेजर नहीं मानता, हमारा मैनेजर आपके रिकमेंडेशन उनको नहीं मानता, वो कहता है मेरे तजर्बे में मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। तो सबसे पहले तो मैं आ जाता हूँ, मुझे शर्म आती है कि मैंने रिकमेंडेशन ही क्यों दी। यार आप थोड़ा सा ख्याल तो करें, आपके मैनेजर के पास इतनी बड़ी डिग्री है, आपके मैनेजर के पास इतना नॉलेज है, मैं कहता हूँ उस मैनेजर को काफ कोको का नहीं पता होता, चोची या रे रोटी का नहीं पता होता, और वो आके आपको बता रहा है कि आप ये गलत कर रहे हैं। भले किसी को गुस्सा लगे, मैं किसी मैनेजर का मुलाजम तो नहीं हूँ यार, मैंने खाद देनी है आपको। मेरी कोई खाद की दुकान है कि मेरी डीएपी बिकेगी या मेरी एनपी बिकेगी? मेरी कोई खाद की दुकान है कि मैंने आपको एसएसपी बेचनी है? कभी मैं आपको गलत रिकमेंडेशन तो तब दूँ ना कि मेरी अपनी को कंपनी हो, मेरी को खाद की दुकान हो, मैं कहूँ यार ये ना लें ये लें। अपने मैनेजर के दायरे में अपने आप को कैद ना करें। आपका मैनेजर को 100 मन पैदावार लेने वाला मैनेजर नहीं है, उस मैनेजर को एग्रीकल्चर की इंग्लिश में स्पेलिंग भी नहीं आते होते, आप उसकी बात मान रहे होते हैं। हज़ार एकड़ पर दोस्त इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आके कहते हैं जी मैनेजर की बात को मानना बड़ा मजबूरी है। तो फिर मैनेजर आप एग्रीकल्चर का बंदा रखें ना, अनपढ़ बंदे को मैनेजर रख लेंगे तो वो आपको क्या बताएगा, कौन सी आपको जिद्दत दे देगा, कौन सा प्लान दे देगा। अच्छा, मैं अक्सर कहता हूँ कि आपका मैनेजर कह रहा है कि मैंने फॉर एग्जाम्पल डीएपी ही इस्तेमाल करनी है, मैंने वाटर सल्फर खाद इस्तेमाल नहीं करनी, या मैंने एसएसपी इस्तेमाल नहीं करनी, तो मेरा ये सवाल होता है कि उस मैनेजर से इतना तो पूछ लें कि वाटर सल्फर खादों के 10 के नाम तो बता दे उसको। वो कहता है वाटर सल्फर खादें क्या होती है जी, ये तो मैंने सुना ही नहीं कभी। अच्छा, रिजेक्ट कर देगा हमारी बात को कि नहीं जी ये खादें ठीक नहीं है, पता उसे होता ही नहीं है कि ये है क्या। अच्छा, हम कहते हैं बायो फर्टिलाइजर या राइजोफास या फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया दें, कहते हैं जी ये होते क्या है। अच्छा, ये उसे नहीं पता कि ये बायो फर्टिलाइजर होते क्या है, रिजेक्ट कर रहा है वो, अरे ठीक नहीं होते जी ये। अपने मैनेजर को या तो यूरोप से लेके आए, आपका मैनेजर किसी यूरोप की या अमेरिका की यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ है या उसका तजर्बा बहुत बुलंद है, हम उसे रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन अगर आपका मैनेजर जानता ही नहीं है कि खादें क्या होती हैं तो फिर मशवरा उससे क्यों ले रहे हैं। शर्मिंदा ना किया करें, हमें भी शर्म आती है फिर कि यार हम क्या आपको रिकमेंडेशन दें। यानी आपका मैनेजर इतना ही आपके लिए फोकियत का हामिल है कि आप हमारे इल्म को भी रोन देते हैं उस मैनेजर के आगे। देता क्या है वो मैनेजर आपको, खाते बेचता है। अच्छा, वो मैनेजर आपको पता है डीएपी को रिकमेंड कर रहा था, चले मैं चैलेंज कर रहा हूँ, जिस खाद के डीलर से वो डीएपी या नाइट्रोफास लेके आता है ना, उसके साथ उसका मुख मुका हुआ होता है कि यार आपने मुझे ना 800 बोरी देनी है, 1000 बोरी का बिल बना के देना है, वो 200 बोरी के पैसे उसमें से दाएं बाएं करता है, डीलर के साथ उसका मुख मुका होता है, इसलिए वो आपको उस दायरे में कैद रखता है। अच्छा, फिर क्या कहेगा, अगर आपने जदीद तरीके पे अमल किया, मैनेजर अब क्या कहता है, सुने, हवा निकाल देता है मालिक की। मैनेजर कहता है अगर आपने जदीद तरीके पे अमल किया मेरी जिम्मेदारी नहीं है जी, नुकसान हो गया तो फिर आप जिम्मेदार हैं। भाई पहले तुम कौन सी गारंटी दे के बैठे हुए हो, आपके मैनेजर और आपके मुंशी इतने ही अहम हो गए, कौन सा आप उसमें देख रहे हैं चीज, उसमें आड़तियों के साथ मिल के वो खादे गबन कर रहे होते हैं, थैले आपके बेच रहे होते हैं। यार इन चीजों पे भी गौर करें। हमारा किसी भी खाद कंपनी के साथ कोई कंट्रैक्ट थोड़ी है कि वो हमें कमीशन दे रहे हैं। ले लें आप डीएपी, हम कब कहते हैं ना डीएपी ले, 13,000 रुपए की डीएपी ले रहे हैं, 8,000 रुपए की एनपी पड़ती है उसी वैल्यू में। एकड़ की खाद डीएपी की शक्ल में ले तो 13,000 की पड़ रही है, एसएसपी या जरखेज प्लस या नाइट्रोफास की शक्ल में ले 8,000 की पड़ रही है। पूरी वीडियो बनाई है मैंने, नहीं जी मैंने डीएपी ही लेनी है,
मैनेजर कह रहा है डीएपी ही ले ले भी, मैनेजर कह रहा है आपके मैनेजर के पास इतना ले लो, मैं तो उसकी बात मान ले। आप हमारा वक्त क्यों ज़ाया करें? फिर आपका मैनेजर इतना ही है, हो गया है। अच्छा, मैं कहता हूँ जी अगर आपका मैनेजर इतने इल्म वाला है तो मेरे सामने टेबल पे बिठाएं, मैं टेबल टॉक करता हूँ, देखता हूँ, मुझसे पूछता हूँ कि भाई कौन सी खाद बेहतर है, मुझे तो पढ़ाए ना। हम तो कहते हैं कि पैदावार को बढ़ाना है, पैदावार को बढ़ाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी या जदीद तरीका इस्तेमाल करना है। अच्छा, हमारी कौन सी ये अपनी फैक्ट्री है कि हम वाटर सॉल्युबल खादें बना रहे हैं, या हमारी कोई एनपी का प्लांट लगा हुआ है? दोस्तों, ये हमारी रिकमेंडेशन है। और फिर वही बात कि आपके मैनेजर की सारी रिकमेंडेशंस को मैं चैलेंज कर रहा हूं। मेरे सामने टेबल टॉक के बैठे आपका फार्म का मुंशी, मेरे साथ बात करे, बताए कि मेरी खाद की रिकमेंडेशन गलत है, मैं उसकी बात को मानूंगा। लेकिन अगर वो मेरी बातों को चैलेंज करता है तो फिर मुझे दलील भी दे। और मैं आज आपके साथ ये डिस्कस कर रहा हूं कि हम खुली किताब की तरह आपके साथ ये रिकमेंडेशन दे रहे हैं। क्या दूसरे यूट्यूब चैनल पे ये रिकमेंडेशन नहीं है? क्या सिर्फ मैं ही ये रिकमेंडेशन दे रहा हूं? आपको याद होगा कि पहले साल मैंने बीओपी की रिकमेंडेशन दी थी, तो मेरे जितने भी कोलीग्स थे यूट्यूब चैनल वाले, उन्होंने मेरे बखे उधेड़ दिए थे कि ये बीओपी बिल्कुल फजूल खाद है। फिर सारे बीओपी पे आ गए। मैंने बायो फर्टिलाइजर की बात की, मैंने कहा फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया दें, सब ने कहा जी वो बीओपी के तो बैक्टीरिया मर जाते हैं, सर्दी में काम नहीं करते, लूले लंगड़े हो जाते हैं। ऐसी वीडियोस हैं। आप 3 साल पहले चले जाएं, मैंने बीओपी पे जब रिकमेंडेशन दी थी पहले साल, तो लोगों ने कहा इसके अंदर तो बैक्टीरिया लूले लंगड़े हो जाते हैं, मर जाते हैं, इनका तो सत्यानाश हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता इनका। अब वही बीओपी रिकमेंड कर रहे हैं, बल्कि दलील दे रहे हैं कि हमारे वही दोस्त ने बीओपी इस्तेमाल की, पैदावार बड़ी ज्यादा ही है। यार इन चीजों पे भी गौर करें। वक्त के साथ साथ चीजें बदल गई। पहली बार जब मैंने तेजाबी खादों की रिकमेंडेशन दी थी, उस वक्त भी मुझे चैलेंज किया गया। अब सारे तेजाबी खादों पे आ गए। देख लें, कोई भी यूट्यूब चैनल उठा लें, किसी भी बड़े से बड़े एग्रेरियन को उठा लें, वाटर सॉल्युबल खादों की तारीफ करता है, कहता ही नहीं है कि डीएपी इस्तेमाल करें। वो जो डीएपी के फौजी थे अब कहते हैं छोड़ दें यार, कोई फायदा नहीं है। आज वो फैक्ट्स शेयर कर रहा हूं जो पहले भी आपके साथ डिस्कस किए हैं और चैलेंज के साथ शेयर कर रहा हूं। अपने फार्म मैनेजर के सामने हमें लटा ना दिया करें कि मेरा फार्म मैनेजर जो है वो बहुत बड़ा इल्म वाला है। अल्लाह उसको इल्म दे, लेकिन कभी भी किसी की बात को, सही बात को रिजेक्ट ना किया करें। मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस जगह पर खड़े होकर बात करता हूँ। ये एक इबादत समझता हूँ मैं, और ये इबादत है कि आपकी पैदावार बढ़नी चाहिए। मैं कोई भी गैर जिम्मेदाराना बात नहीं करता यहाँ खड़े होकर। यार ये वीडियो तो 2 दिन चलेगी, 4 दिन चलेगी, 2 साल चलेगी, लेकिन आखिरत में अल्लाह की बारगाह में तुझे इस वीडियो पे भी जवाब देना है कि तूने कोई गलत बात तो नहीं की, तूने कोई सेल कॉल तो नहीं लगाई, तूने कोई मार्केटिंग तो नहीं की, तूने किसी कंपनी के साथ मिल के तो बात नहीं की। मैंने अपनी कब्र में जाना है, मैं अपनी कब्र को अंधेरी नहीं कर सकता। तो आप ये जहन में रखें कि आपको रिकमेंडेशन देते वक्त हम मार्केटिंग नहीं कर रहे होते, हम आपके खैरखा बन के खड़े होते हैं, हम आपके भाई हैं, हम आपकी फलाह के लिए खड़े होते हैं। देखिए, आपका नुकसान होगा, हमारा नुकसान है, हमारी इज्जत रोल जाएगी। अगर हम कोई गलत रिकमेंडेशन देंगे, हमारा अवकार खत्म हो जाएगा। आप कितनी देर हमारी वीडियोस को देखते रहेंगे, कितनी देर आपका हमारे साथ रिश्ता रहेगा? अब हमें छोड़ जाएंगे अगर हम आपके साथ फजूल बातें करेंगे, अगर आपको गलत रिकमेंडेशन देंगे। लाखों दोस्त हैं जो हमारे पैदावारी प्रोग्राम पे अमल कर रहे हैं, और यकीन जाने दुआएं जब देते हैं तो दिल खुश होता है कि या अल्लाह तेरी ज़ात का शुक्र है कि हमारी वजह से किसी के एकड़ में कुछ मन बढ़ गए। या अल्लाह तेरी ज़ात का शुक्र है कि हमारी वजह से किसी का फ़ायदा हो गया। ये किसी का फ़ायदा कर रहे हैं, हम आपसे फीस भी नहीं लेते, हम आपसे किसी भी तरह का कोई मुतालबा भी नहीं करते। हमारी ये जितनी भी रिकमेंडेशन है ये आपके फ़ायदे के लिए है, आपकी फलाह के लिए है। हमारा डीएपी के साथ कोई क्राइसिस या कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। लेकिन ये खाद बैनुल अक़वामी तौर पे इतनी अच्छी खाद नहीं है कि जितनी अच्छी हम बना के बैठे हुए हैं। हम एसएसपी रिकमेंड कर रहे हैं तो आप डीएपी भी रिकमेंड कर सकते हैं, हमारा क्या जाता है? मुझे बताएं ना कि मेरा क्या जाता है अगर मैं आपको डीएपी रिकमेंड कर दूं तो। लेकिन मेरे कागज में, मेरे इल्म के मुताबिक, मेरी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के इल्म के मुताबिक, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के मुताबिक, कनाडा के मुताबिक, यूरोप के मुताबिक, जर्मनी फ्रांस के मुताबिक, ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक, चाइना के मुताबिक, किसी भी दुनिया की यूनिवर्सिटी के रिसर्च पेपर के मुताबिक जो सबसे घटिया दर्जे की फास्फोरस खाद है वो डीएपी है। यानी इससे बड़ी क्या कबाहत है कि जिस खेत के लिए ये रिकमेंड हुई है वो यूरोप के खेत हैं जो तजाबी नोयत के हैं, वहाँ असासी खाद रिकमेंड की जाती है, वो भी इसको रिकमेंड नहीं करते, वो भी इसे इस्तेमाल नहीं करते। यानी जिस खेत के लिए बनी है वो भी इसे इस्तेमाल नहीं करते। इससे बड़ी क्या कबाहत हो सकती है?
हमारा डीएपी के साथ क्या कोई कन्फ्लिक्ट है, जंग है कोई? भाई वही कंपनी डीएपी बनाती है, वही कंपनी एसएसपी बनाती है, वही कंपनी नाइट्रोफॉस बनाती है। गौर करें भाई, एक कंपनी की डीएपी मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, उसी कंपनी की नाइट्रोफॉस मैं रिकमेंड कर रहा हूं। तो ये क्लियर होना चाहिए आपको कि मेरा कंपनी के साथ कोई मसला नहीं है, मेरे जहन में कोई फतूर नहीं है। अगर मेरा कंपनी से मसला होता तो मैं कहता है इनकी एनपी भी गलत है, इनकी ये भी गलत है, ये है ही गलत। ऐसी बात नहीं है। हम कहते हैं कि आप अच्छी खाद का इंतखाब करें, बेहतर खाद का इंतखाब करें। हम कहते हैं वाटर सॉल्युबल खादों की तरफ आएं, इससे आपको फायदा होगा। अपने खेत में भी ये करते हैं, सिर्फ आपको इनके पीछे नहीं लगाया हुआ, अपने खेत में भी यही करते हैं। मैं एक वीडियो शेयर करने जा रहा हूं। मैंने एक नमाशी प्लाट लगाया इस साल, सबसे लो लेवल पे मैंने उसमें स्टैंडर्ड सेट किया जमीन का, बिल्कुल रेता रकबा है, पानी भी नहीं है, सेम नाले का हाई टीडीएस वाला पानी है, सेम नाले का पानी उठा कर लगा रहे, रेतला रकबा है बिल्कुल, कोई उसमें ना ऑर्गेनिक मैटर था ना कुछ भी नहीं था, पानी भी नहीं है, नहर का पानी भी नहीं है, ट्यूबवेल का पानी भी नहीं है। उस रकबे में 3 नई इकसाम काज किए, चैंपियन, निशान और NARC सुपर। लेकिन कोशिश की है उसमें ऑर्गेनिक मैटर दूं, कोशिश की है उसमें अच्छी से अच्छी खाद दूं, ताकि आपको डिलीवर कर सकूं, आपको दिखा सकूं कि यार ये भी मैंने कुछ किया है। अब मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मेरी इज्जत रखे, मैं कम से कम यानी बिल्कुल लो लेवल की ज़मीन पे फार्मिंग करके आपके लिए एक मॉडल पेश करना चाहता हूँ। आपको पता चले कि हम एग्रीकल्चर में जीरो से भी हीरो बन सकते हैं, ताकि आपका ये वहम खत्म हो। कल मैंने एक दोस्त को नाइट्रोफॉस रिकमेंड की, उसने मुझे कहा जी मेरी फसल 21 दिन की हो गई है, मैंने खाद देनी है, क्या मैं डीएपी दूं या एसएसपी दूं? 21 दिन पे ना डीएपी की रिकमेंडेशन बनती है ना एसएसपी की रिकमेंडेशन बनती है। मेरे दोस्त ने कहा कि मैं वाटर सॉल्युबल खादों से वाकिफ नहीं हूं, मैं एक दूर दराज देहात में रहता हूं, तो मुझे कोई ऐसी खाद बता दें तो मैं आसानी से ले सकूं। मैंने कहा यार फिर इस तरह करो, आप नाइट्रोफॉस का 1 बोरा या 1 थैला डाल दो, लेकिन कोशिश करो आपके दाएं बाएं आपको डीलर मिल जाएंगे, आप वाटर सॉल्युबल खादों पे आ जाओ, लेकिन आपका नुकसान ना हो सकता है खादे ढूंढते ढूंढते हफ्ता लग जाए, आप नाइट्रोफॉस दे दे। उसने मुझे कहा जी हमारे दाएं बाएं तो लोग कहते हैं जी वो नाइट्रोफॉस तो बड़ी गलत खाद है। खुदा की कसम मैं शर्म से डूब के मर गया, क्या जवाब दूं? मुझे गुस्सा भी आया, मैं नाराज भी हुआ, लेकिन उसे ये भी समझाया कि यार मुझे बताओ कि मेरा क्या नुकसान है अगर आप डीएपी डाल लो, या मेरा क्या नुकसान है अगर आप एसएसपी डाल लो। लेकिन मैंने तो अल्लाह की ज़ात को हाजिर नाजर समझते हुए अल्लाह की ज़ात के पेश नज़र आपको अच्छा मशवरा दिया कि आप नाइट्रोफॉस इस्तेमाल करो, और आपने मुझे कह दिया कि मेरा साथ वाला कहता है कि ये ठीक नहीं है। उस बंदे के लिए उसकी बात अहम थी, मेरी बात अहम नहीं थी। तो मैंने उससे कहा कि यार फिर मेरे से मशवरा क्यों कर रहे हो, आप उसी से पूछ लिया करो। और इसके बावजूद भी हम आपको रिकमेंडेशन दे रहे होते हैं, इसके बावजूद भी आपको मशवरे दे रहे होते हैं, तो फिर बताएं हम आपके खैर खा हैं या दुश्मन हैं? फास्फोरसी खादों के बारे में मैंने आपको बड़ी डिटेल से बताया, कौन सी खाद बेहतर है, कैसे बेहतर है। सबसे बेहतर है कि आप वाटर सॉल्युबल खादें इस्तेमाल करें, आप फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया इस्तेमाल करें। यहाँ आके मैं थोड़ा सा डर जाता हूँ क्योंकि रेजोफास मेरा प्रोडक्ट है, आप किसी और का ले लें यार, आप रेजोफास ना लें, लेकिन कोई ना कोई फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग लाजमी ले। चले मैं ये नहीं कहता कि मेरे रेजोफास में ही बहुत बड़ा तीर मार कमाल है, चूंकि एक बायसनेस आ जाती है ना कि प्रोडक्ट मेरा है, तो आपके दिल में आएगा पता नहीं अपनी प्रोडक्ट को फिट कर रहा है यार, और भी लोगों के पास अवेलेबल है, आप फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया किसी और कंपनी का ले लें। मैं तो बेहतर करके अपना रिकमेंड करता हूँ कि यार शायद मेरा बेहतर है, फैसला तो आपने करना होता है। अगर आपको लगे कि हमारा प्रोडक्ट बेहतर नहीं है तो इसको छोड़ दे, किसी और को ले ले, या दोनों का कंपैरिजन कर ले। इसी तरह ये खादें हैं, इनको सिर्फ ज़मीन की तैयारी तक महदूद रखें, पहले दूसरे तीसरे पानी पर कतई इनको इस्तेमाल नहीं करना। कोशिश करें कि वाटर सॉल्युबल खाद इस्तेमाल करें। अल्लाह आपका सार फ़ख्र से बुलंद करे। अल्लाह आपके घर में मैं फिर कहूँगा कि बरकतें और रिज़्क़ में वुसअत अदा करे। उशर लाजमी अदा करना है यार, भूल जाते हैं आप ये बात, उशर नहीं अदा करते। पिछले साल गंदम के रेट की नज़र हो गया, सब ने कहा जी रेट ही खसारे में था, उशर क्यों दें? यही तो अल्लाह की आज़माइश होती है यार, रिज़्क़ उसने दिया था, रेट किसी ने छीन लिया तो क्या हुआ? आपको तो उशर देना चाहिए था, वो तो यतीमों गरीबों बेवाओं का हक था। रेट कम था तो फिर क्या लोगों का हक खा लेंगे? रेट कम हो तो क्या लोगों के घरों में चोरियां करना शुरू कर देंगे, यतीमों के घर लूट लेंगे, बेवाओं के घर लूट लेंगे? आपने उशर ना देकर उनके घर लूटे। उशर देना अपनी आदत बनाएं, अल्लाह ने हमें पूछना है इस बारे में यार, हमने सब एक कब्र में चले जाना है, ये सारी चीज़ें इधर ही रह जानी है। अल्लाह आपका फिर मैं कहूँगा कि सारा फ़ख्र से बुलंद करे। अल्लाह आपके घर में बहुत खैर बरकत, बहुत खैर बरकत, खैर कसीर नाज़िल करे। शुक्रिया अहसान, शुक्रिया पाकिस्तान, वस्सलाम।